नमस्ते बच्चों, कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान के कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 4 सजीवों में पोषण इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न उत्तरों को हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रश्न क्रमांक 1, भोजन के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण करो। अब यहाँ पर कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं। इनका वर्गीकरण हमें उनके भोजन के प्रकार में आहार के आधार पर करना है कि क्या यह प्राणी शाकाहारी प्राणी है, कि मांसाहारी प्राणी है, कि सर्वाहारी प्राणी है। इस आधार पर हमको करना है। या देखिए, यहाँ पर बाघ है, गाय है, गिद्ध, जीवाणु, हिरण, बकरी, मनुष्य, कवक, सिंह, भैंस, गौरैया, मेढक, तिलचट्टा और किल्ली ये किस भोजन के आधार पर किसके अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने सारणी बनाई है। सबसे पहले देखिए शाकाहारी प्राणी। शाकाहारी प्राणी मतलब जो वनस्पतियों को ग्रहण करते हैं, गाय, हिरण, बकरी और भैंस। मांसाहारी प्राणी जो मांस खाकर दूसरे प्राणियों पर निर्भर है, मांसाहारी प्राणी बाघ है, सिंह है, मेढक है। सर्वाहारी प्राणी मतलब ये दोनों चीज़ को ग्रहण करते हैं, शाकाहारी को भी और मांसाहारी को भी। गौरैया है, मनुष्य है, तिलचट्टा। मनुष्य सर्वाहारी प्राणी है, वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। अपमार्जक मतलब कि जो गिद्ध है, गिद्ध को एक सफाई करता प्राणी कहते हैं। मतलब वो सभी को खा लेता है, सफाई कर्ता के रूप में जाना जाता है, यानी उसको हम कहते हैं अपमार्जक। अब सफाई कर्ता प्राणी मृतोपजीवी, अपघटक, जीवाणु और कवक ये दोनों मृतोपजीवी अपघटक के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों, किल्ली यह परजीवी प्राणी है। ये जो भेड़ों के या अन्य प्राणियों के बालों में छुपे हुए रहते हैं, उनसे अपना जीवन, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे प्राणियों को हम परजीवी प्राणी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, बच्चों जोड़ियाँ मिलाना है। देखिए आप जरा, समूह अ समूह ब, बीच में मैंने उत्तर लिखा हूँ। अब देखिए, मैं ऊपर कॉलम ले रहा हूँ। पहला कॉलम बच्चों है परजीवी वनस्पति। अब यहाँ पर परजीवी वनस्पति का उत्तर आएगा अमरबेल। कीटभक्षी वनस्पति ड्रॉसेरा एक कीटभक्षी वनस्पति है। ये कीटकों को खाकर अपना भोजन निर्वाह करता है। मृतोपजीवी वनस्पति में बच्चों कुकुरमुत्ता। सजीवी वनस्पति में बच्चों आएगा पत्थर फूल। इस प्रकार हम जोड़ियां मिलाएंगे। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न क्या है? सजीवों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर बच्चों पॉइंट वाइज लिखेंगे हम। पहला पॉइंट क्या है? कार्य करने हेतु ऊर्जा की आपूर्ति करना। दूसरा है शरीर की वृद्धि और विकास। तीसरा है कोशिकाओं की छिजन दूर करना और ऊतकों की देखभाल करना। चौथा पॉइंट बच्चों आएगा बीमारियों का प्रतिकार करके शरीर को रोगों से बचाना। अगला प्रश्न देखिए क्या बच्चों, वनस्पतियों की भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करिए। भोजन कैसे बनाते हैं वनस्पतियाँ? उत्तर देखिए बच्चों, वनस्पतियों को भी वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वे अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं। वनस्पतियाँ जमीन में स्थित पानी, पोषक तत्व और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पर्णहरित और सूर्यप्रकाश की सहायता से पत्तियों में भोजन बनाती है।
इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बच्चों, इसमें एक समीकरण है, देखिए 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O पानी है। प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में पर्णहरिम की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। बच्चों, आपको यह समीकरण भी लिखना है। आकृति देखिए आप, यह पौधा क्या ले रहा है, पानी ले रहा है, खनिज ले रहा है, लवण ले रहा है मिट्टी की सहायता से। और ये पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरिम के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पतियाँ क्या करती बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और क्या छोड़ती है, ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। इस प्रकार वनस्पतियाँ अपना भोजन तैयार करती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या है, परपोषी वनस्पतियाँ क्या होती। परपोषी वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। जिन वनस्पतियों में पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, मतलब वे अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे वनस्पतियों को हम परपोषी वनस्पतियां कहते हैं। परपोषी वनस्पतियों के मुख्य 3 प्रकार है बच्चों। पहला है परजीवी, दूसरा है कीटभक्षी और तीसरा मृतोपजीवी। बच्चों, यहाँ पर हमने प्रत्येक के उदाहरण और प्रत्येक के बारे में समझाया है आकृति सहित। आइए देखिए परजीवी क्या होता है। जिन वनस्पतियों की अन्य सजीवों के शरीर में या शरीर पर वृद्धि होती है, उन सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करती है, उन्हें परजीवी वनस्पतियां कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है बच्चों परजीवी में, देखिए आप, वृक्षदानी, अमरबेल इत्यादि। पर्णहरिम न होने के कारण अमरबेल पूरी तरह से आश्रयदाता वनस्पति पर निर्भर रहता है, इसलिए इसे संपूर्ण परजीवी वनस्पति कहते हैं। यहाँ आकृति में देख रहे हैं कि अमरबेल, इसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है और अपने आश्रयदाता पर पूरी तरह से निर्भर होता है। अब दूसरा प्रकार देखिए कीटभक्षी। कीटभक्षी में देखिए क्या है, कुछ वनस्पतियां कीटकों का भक्षण कर उनके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करती। यह वनस्पतियां प्रमुख रूप से नाइट्रोजन के यौगिकों के अभाव वाले पानी या जमीन में पाई जाती है। ड्रोसेरा बर्मान कीटभक्षी वनस्पति है। बच्चों, यहाँ पर हमने एक वनस्पति का नाम दिखाया है, ड्रोसेरा बर्मानी, यहाँ पे आप आकृति में देख सकते हैं। अगला वनस्पति है बच्चों मृतोपजीवी वनस्पतियाँ। सजीवों के सड़े हुए मृत अवशेषों पर निर्भर रहने वाली वनस्पतियों को मृतोपजीवी वनस्पति कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कुकुरमुत्ते, फफूंदी, कवक और खमीर मृत अवशेषों पर जीवित रहने वाली वनस्पतियां हैं। बच्चों, आपको आकृति में देख लीजिए मृतोपजीवी वनस्पति क्या है। यहाँ पर आपने देखा होगा छाता, जिसको हम बरसात में बोलते हैं छाता, कुकुरमुत्ता, यह एक मृतोपजीवी वनस्पति है। ये कहीं पर भी पेड़ के नीचे लकड़ियों पर उग जाता है, जो छाता हम कहते हैं, या कुकुरमुत्ता। बच्चों, आपको इस प्रश्न में आकृति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको प्रश्न और उसके उत्तर लिखिए। केवल मैंने आपको समझाने के लिए इन सभी आकृतियों को आपको दिखाया है। आइए अगले प्रश्न में, प्राणियों में पोषण के अलग अलग सोपान स्पष्ट करो। पोषण के सोपान प्राणियों में कौन कौन से बच्चों? पहला पॉइंट अन्न ग्रहण, शरीर द्वारा भोजन को ग्रहण करना। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? पाचन, भोजन का रूपांतरण घुलनशील पदार्थों में होने की प्रक्रिया को अन्न का पाचन कहते हैं।
तीसरा पॉइंट बच्चों अवशोषण, पाचन के उपरांत तैयार हुए घुलनशील पदार्थों का रक्त में अवशोषित होना। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, स्वांगीकरण, अवशोषित घुलनशील पोषक तत्वों का शरीर की कोशिकाओं ऊतकों में परिवहन और ऊर्जा निर्मित करना। बच्चों अंतिम पॉइंट है उत्सर्जन, अपचित तथा अशोषित अन्न पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। ये मुख्य 5 पॉइंट है जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, एक ही कोशिका में सभी जीवन क्रियाएं संपन्न करने वाले सजीव कौन से हैं? तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे अमीबा है, यूग्लिना और पैरामीशियम। यहाँ पर 3 ऐसे एक कोश की सजीव का नाम लिखना है जो अपना जीवन क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न करते हैं। वह अमीबा, यूग्लिना तथा पैरामीशियम। ये ऐसे एक कोश की सजीव है जिनकी सभी जीवन प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है। अगला बच्चों प्रश्न है, कारण लिखिए। कीटभक्षी वनस्पति का रंग आकर्षक होता है। जो कीटभक्षी वनस्पति हमने देखा, ड्रोसेरा के बारे में देखा, इनका रंग आकर्षक क्यों होता है? उत्तर देखिए बच्चों, कीटभक्षी वनस्पतियां कीटकों को खाकर अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करती है। इन कीटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये आकर्षक रंग वाले होते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या है, तितली की नली जैसी लंबी सूंड होती, तितली आप देखा उसकी जो सूंड लंबी होती है, क्यों? खाद्य ग्रहण करने के लिए कीटकों के मुख्य अंग विशिष्ट रचना वाले होते हैं। तितलियां फूलों में पाए जाने वाले मकरंद को चूस सके इसलिए इनकी लंबी सूंड होती है। तो बच्चों आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। मकरंद को चूसने के लिए तितलियां की नली जैसी लंबी सूंड होती है। अगला प्रश्न में बच्चों, वनस्पति तथा प्राणी के पोषण पद्धति के अनुसार प्रवाह तख्ता तैयार करना है। बच्चों यहाँ पर आप देखिए, पोषण को हमने 2 भागों में बांटा है, एक वनस्पति और एक प्राणी। वनस्पतियों को 3 भागों में बांटा है, स्वयं पोषित, परपोषित, सहजीवी। और परपोषित प्राणियों को भी 2 भागों में बांटा है, एक कीटभक्षी और एक मृतोपजीवी। प्राणियों का वर्गीकरण हमने 3 प्रकार से किया है, समभक्षी, परजीवी, मृतोपजीवी। परजीवियों को हमने 2 भागों में बांटा है बच्चों, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बच्चों आपको इस तरह का चार्ट बनाना है और इसको पेंसिल से बनाना है और नामांकन आप पेन से कर सकते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 6वां, सोचो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम घर में अलग अलग अन्न पदार्थ बनाते हैं, इस आधार पर क्या हम स्वयं पोषी है? बच्चों उत्तर क्या लिखेंगे? नहीं। हम अपने घर पर जो भी खाद्य तैयार करते हैं वह किसी न किसी वनस्पति या प्राणी से प्राप्त करते हैं। वनस्पतियों की तरह हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं कर सकते, अतः हम स्वयं पोषी नहीं हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, स्वयंपोषी और परपोषी सजीवों में किसकी संख्या अधिक होती है, क्यों? बच्चों स्वयंपोषी और परपोषी सजीवों में स्वयंपोषी सजीवों की संख्या अधिक है, क्यों? कारण देखिए बच्चों, स्वयंपोषी सजीव अर्थात वनस्पतियां अपने पोषण के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य परपोषी वनस्पतियों का भी पोषण करती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या है,
मरुस्थलीय भागों में परपोषी सजीवों की संख्या कम पाई जाती, परंतु समुद्र में अधिक संख्या में परपोषी पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्वयंपोषी सजीवों की संख्या बहुत ही कम होती है, इसलिए इन पर निर्भर रहने वाले परपोषी सजीवों की संख्या कम होती है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या बच्चों, समुद्र में पर्याप्त मात्रा में वनस्पति प्लावक नामक तैरने वाले सजीव होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। इस वनस्पति और अन्य प्राणियों के कारण समुद्र में परपोषियों की संख्या अधिक होती है। हरे रंग के अतिरिक्त वनस्पतियों के अन्य अंगों में अन्न की निर्मित क्यों नहीं होती? उत्तर, वनस्पतियों के केवल हरे भागों में ही पर्णहरिण पाया जाता है, जो भोजन के निर्माण के लिए एक आवश्यक घटक है। इसलिए जो भाग हरे नहीं होते हैं, उनके द्वारा अन्न का निर्माण नहीं होता है। बच्चों, अंतिम प्रश्न देखिए, बाह्य परजीवी और अंतःपरजीवी सजीवों से किस तरह का नुकसान होता है? उत्तर देखिए बच्चों, बाह्य परजीवी प्राणी भोजन के लिए अपने पोषक पर ही निर्भर करते हैं। इनमें चूसक अंग तथा सुई जैसे नुकीले मुखीय अंग होते हैं। इनसे ये पोषक के रक्त को चूसते हैं, उदाहरण मच्छर, खटमल। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, मच्छर, खटमल, किल्ली मच्छरों से मलेरिया, डेंगू जैसे रोग होते हैं, जो अंतःपरजीवी शरीर के अंदर होते हैं। यह भी विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। अतः बाह्य परजीवी और अंतःपरजीवी दोनों हमारे लिए हानिकारक है। तो बच्चों, आज का क्लास का समापन हम यही करते हैं। धन्यवाद बच्चों। बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिए। यदि आपके कोई सुझाव है तो हमें कमेंट के रूप में भेजिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।